स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको कि कैसे सोच बदलूं तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 15 अध्याय 15 सुरक्षा कवच, अपने धन और परिवार की रक्षा करना। अविस्मरणीय फ़ोन कॉल 2 की कहानी। बुधवार की दोपहर को बारिश लगातार जारी थी। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के सारे रंग धो दिए थे। समीर जोशी और आदित्य वर्मा के लिए यह दफ्तर में एक और दिन था, अंतिम रूप देने के लिए तिमाही रिपोर्ट का एक और सेट। वे सहकर्मी से कहीं बढ़कर थे। वे दोस्त थे, वे पुरुष जिन्होंने एक दशक पहले एक साथ अपना करियर शुरू किया था। पदोन्नति, विवाह का जश्न मनाना और एक ही सांस में बंधक भुगतान के बारे में शिकायत करना। दोनों 38 वर्ष के थे, दोनों की पत्नियां प्यार करती थी और दोनों के 2 छोटे बच्चे थे। उनका वेतन समान था, भविष्य के लिए उनके सपने लगभग एक जैसे थे। वे एक साथ का मनाने की योजना बनाते थे। उनके बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे और वे अक्सर मजाक करते थे कि वे समानांतर जीवन जी रहे थे। लेकिन एक ही विनाशकारी घटना ने यह प्रकट कर दिया कि उनका जीवन समानांतर नहीं था। वे मौलिक रूप से अलग अलग रास्तों पर थे, एक ने जो चुनाव किया था और दूसरे ने उसे टाल दिया था। यह दुखद समाचार एक फ़ोन कॉल के जरिए आया जिसने दोपहर की दिनचर्या को तोड़ दिया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार दुर्घटना हुई थी। बारिश से भीगी सड़क पर एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया था। समीर और आदित्य चले गए थे। इसके बाद दोनों परिवारों के लिए दुख और अविश्वास की धुंध छा गई। शुरुआती सदमा एक साझा, दम घुटने वाली चादर थी, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, साझा त्रासदी 2 बिल्कुल अलग वास्तविकताओं में विभाजित होने लगी। जोशी परिवार और वर्मा परिवार के रास्ते अलग अलग हो गए, पहले धीरे धीरे और फिर एक क्रूर, दिल दहला देने वाली अंतिम परिणति के साथ। सबसे पहले समीर की विधवा कविता जोशी के घर में कदम रखे। उनके अपार्टमेंट में सन्नाटा सबसे तेज आवाज़ थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। उनके पति की हंसी, उनके पुराने रेडियो से छेड़छाड़ की आवाज़, जिस तरह से वे दूसरे कमरे से उनका नाम पुकारते थे, सब कुछ चला गया था। उनके बच्चे 8 वर्षीय प्रिया और 5 वर्षीय रोहन अपने नुकसान की को समझने के लिए बहुत छोटे थे। वे पूछते रहे कि पापा अपनी लंबी यात्रा से कब घर आ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न कविता के पहले से ही घायल दिल पर एक नया वार था। पहले कुछ सप्ताह रिश्तेदारों, संवेदनाओं और रीति रिवाजों की धूम में बीते। लोगों का इरादा अच्छा था, लेकिन उनकी दया उसे उसकी नई अवांछित पहचान की याद दिलाती रही, एक अकेली माँ। हालांकि वित्तीय वास्तविकता ने उसके दुख को कम होने का इंतजार नहीं किया। सोसाइटी मेंटेनेंस बिल आ गया। स्कूल की फीस का रिमाइंडर उसके ईमेल में आ गया। 2 साल पहले ले गए होम लोन की ईएमआई बड़ी हो गई थी। कविता ने कभी भी वित्तीय मामलों को नहीं संभाला था। समीर ने हमेशा अपने प्यार और सुरक्षा के तरीके से सब कुछ संभाल लिया था। कविता, तुम सिर्फ बच्चों पर ध्यान दो, वह कहता था। मैं इसे संभाल लूंगा। अब वह खुद को उन फाइलों और दस्तावेजों के ढेर के नीचे दबा हुआ पाती थी, जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। उसके जीजा, जो एक दयालु लेकिन व्यस्त व्यक्ति थे, ने मदद करने की कोशिश की। साथ मिलकर उन्होंने परिवार की वित्तीय तस्वीर को जोड़ना शुरू किया। इसमें होम लोन, कार लोन और कुछ क्रेडिट कार्ड बिल शामिल थे। कुछ म्यूचुअल फंड निवेश और एक छोटा सा फिक्स्ड डिपॉजिट था। यह एक अच्छी शुरुआत थी, समीर के सपनों की नींव, लेकिन यह उन्हें जीवन भर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह भय एक शारीरिक चीज थी, उसके पेट में एक ठंडी गांठ जो दूर नहीं हो रही थी। वह हर महीने 45,000 रुपया की ईएमआई कैसे कर, वह स्कूल की फीस कैसे वहन करेगी, जो केवल बढ़ने वाली थी। प्रिया के डॉक्टर बनने के सपने और रोहन के क्रिकेट के प्रति प्रेम का क्या। भविष्य, जो कभी एक उज्ज्वल और इन परिदृश्य था, अब एक भयानक, दुर्गम पर्वत श्रृंखला की तरह लग रहा था। समीर के औ की इस बेचैनी भरी खोजबीन के दौरान ही उसके जीजा को अपनी अलमारी के पीछे एक फाइल मिली। उस पर बस इतना ही लिखा था, सुरक्षा कवच। अंदर एक पॉलिसी दस्तावेज था।
3 साल पहले एक वित्तीय सलाहकार मित्र ने जब समीर को इसके महत्व के बारे में समझाया तो उसने 1 रुपया 50 पैसा करोड़ के कवर के लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। वह 18,000 रुपया के वार्षिक प्रीमियम के बारे में शिकायत करता था। उसे लगता था कि इस पैसे का इस्तेमाल एक छोटी सी छुट्टी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन वह हर साल पूरी लगन से इसका भुगतान करता था। कविता को इसका मतलब नहीं पता था। दस्तावेज पढ़ते ही उसके जीजा की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कुछ फोन किए, प्रक्रिया शुरू हो गई। बीमा कंपनी पेशेवर थी और कविता को आश्चर्य हुआ कि वह ये थी। उन्हें निश्चित रूप से दस्तावेजों की आवश्यकता थी, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और दावा प्रपत्र। कुछ हफ्ते बेचैनी भरे इंतजार में गुजरे। एक ऐसा दौर जब कविता की उम्मीद कमजोर, लगभग मूर्खतापूर्ण लग रही थी। और फिर पुष्टि हो गई। दावा स्वीकृत हो गया। 1.5 करोड़ की पूरी राशि उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। जैसे ही पैसे जमा हुए, कविता फूट फूट कर रोने लगी। यह खुशी का रोना नहीं था, बल्कि गहरी, भारी राहत का रोना था। यह उस व्यक्ति के लिए आभार का रोना था जो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनकी देखभाल करने का अपना वादा निभाने में कामयाब रहा। पैसे समीर को वापस नहीं ला सके। यह उनके जीवन में आए खालीपन को नहीं भर सका, लेकिन इसने जो किया वह चमत्कार से कम नहीं था। इसने उन्हें एक भविष्य दिया। कविता ने सबसे पहले अपने घर का पूरा लोन चुका दिया। अब उसके बच्चों के सिर पर छत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई थी। उसने कार लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दिया। फिर उसने अपने देवर की मदद से बची हुई रकम, जो 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, को सुरक्षित, आय उत्पादक साधनों और कुछ ग्रोथ में निवेश कर दिया। इन निवेशों से होने वाली मासिक आय उनके घर के खर्च और बच्चों की स्कूल फीस को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। यह फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन सुरक्षित थी। तत्काल वित्तीय बर्बादी का बोझ उतर गया था। कविता आखिरकार सांस ले सकी। वह आखिरकार अपने बच्चों के भविष्य के डर के बिना अपने पति के लिए शोक मना सकी। बीमा की रकम समीर के लिए एक ढाल थी, जो उसके प्यार और दूरदर्शिता का एक मूक प्रमाण था। इसने उसके परिवार को उसकी अनुपस्थिति पर शोक मनाने का मौका दिया, न कि उनकी वित्तीय तंगी पर। अब चलिए कुछ ब्लॉक दूर सुनीता वर्मा के अपार्टमेंट में चलते हैं। उनके जीवन पर भी वही बारिश हुई थी, वही त्रासदी आई थी, लेकिन उनके घर के अंदर माहौल अलग था। दुख उतना ही कच्चा था, नुकसान उतना ही गहरा था, लेकिन यह घबराहट के बढ़ते ज्वार से और भी बढ़ गया था। समीर की तरह आदित्य भी एक प्यार करने वाले पति और पिता थे। उन्होंने भी सारे वित्तीय मामलों को संभाला था, लेकिन आदित्य एक आशावादी व्यक्ति थे, जो मुझे कुछ नहीं होगा वाली विचारधारा में विश्वास करते थे। उन्होंने और सुनीता ने बीमा के बारे में संक्षेप में बात की थी। उन्होंने तर्क दिया था, हम म्यूचुअल फंड में बहुत बचत कर रहे हैं सुनीता, प्रीमियम पर पैसा क्यों बर्बाद करें? यह एक बेकार निवेश है। अगर कुछ होता है तो हमारा निवेश वही रहेगा। उन्होंने सोचा कि उनकी बात सही थी। वे हर महीने सीप में 20,000 रुपया जमा कर रहे थे। उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बढ़ रहा था, लेकिन आदित्य ने समय की ताकत को कम करके आंका था। 5 साल बाद उनके निवेश की राशि लगभग 15 रुपया लाख थी। एक सम्मानजनक राशि, लेकिन आने वाले वित्तीय तूफान के सामने यह एक छोटी नाव थी। उनके पास एक गृह ऋण भी था, जिस पर लगभग 50 रुपया लाख बकाया थे। सुनीता, एक गृहिणी जिसके पास कोई स्वतंत्र आय नहीं थी, पूरी तरह से खो गई थी। उसकी दुनिया ने न केवल अपना भावनात्मक सहारा खो दिया था, बल्कि उसकी वित्तीय नींव भी रातों रात बह गई थी। उनके निवेश से मिले 15 रुपया लाख उन्हें बहुत कम लग रहे थे। अंतिम संस्कार के खर्च और तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उनके पास लगभग 13 रुपया लाख बचे थे। बैंक ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन वे एक व्यवसाय थे। एमी रिमाइंडर ठंडे, कॉर्पोरेट सटीकता के साथ आने लगे। उसके माता पिता और आदित्य के माता पिता ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे सेवानिवृत्त थे, अपनी मामूली पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे। वे संभवतः 50 रुपया लाख के ऋण का बोझ नहीं उठा सकते थे। दबाव बढ़ता गया।
सुनीता रातों को सो नहीं पाती थी, छत को घूरती रहती थी, उसके सिर में संख्याएं घूमती रहती थी। 50 रुपया लाख, वह इसे कैसे चुका सकती थी? अपरिहार्य, हृदय विदारक निर्णय लेना ही था। वह ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकती थी। भारी मन से उसने घर को बाजार में डाल दिया। वह घर जिसे उसने और आदित्य ने बहुत प्यार से सजाया था, वह घर जहां उसके बच्चों 7 वर्षीय मीरा और 4 वर्षीय आरव ने अपने पहले कदम रखे थे। यह घर संकट में बेचा गया, बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर। बैंक का कर्ज चुकाने के बाद उसके पास एक छोटी, लगभग नगण्य राशि बची थी। वह शहर के एक कमतर इलाके में एक तंग 2 कमरों वाले किराए के अपार्टमेंट में चले गए। बच्चों को उनके स्कूल से निकाल दिया गया, उनके दोस्तों और उस दुनिया से दूर जिसे वे कभी जानते थे। उन्हें एक अधिक किफ़ायती स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया गया। सुनीता को अपनी छोटी कार बेचनी पड़ी। हर निर्णय एक गिरावट थी, जो उनके द्वारा बनाई गई जिंदगी से एक दर्दनाक छीनने जैसा था। उसकी बातचीत अब छुट्टियों की योजनाओं या कौन से नए पर्दे खरीदने के बारे में नहीं थी, वे खर्चों में कटौती करने, हर आखिरी रुपया बचाने के बारे में थी। सुनीता के लिए सबसे दर्दनाक हिस्सा अपने बच्चों की आंखों में उलझन और उदासी देखना था। मीरा, जो कभी एक चुलबुली, आत्मविश्वासी बच्ची थी, अब अलग थलग हो गई। आरव को बुरे सपने आने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपना घर, अपने दोस्त, अपनी जिंदगी क्यों छोड़नी पड़ी। एक माँ अपने बच्चों को कैसे समझा सकती थी कि उनके पिता का प्यार उन्हें दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था? आदित्य ने उन्हें बहुत प्यार किया था, लेकिन उनका प्यार उनकी सुरक्षा के लिए किसी ठोस योजना में तब्दील नहीं हुआ था। उनका आशावाद उनके लिए बोझ बन गया था। कविता जोशी और सुनीता वर्मा के बीच का अंतर कोई काल्पनिक अतिशयोक्ति नहीं है। यह एक वास्तविकता है जो भारत भर में अनगिनत घरों में हर दिन घटित होती है। दोनों महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। दोनों को अपने बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक को अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए साधन दिए गए, जबकि दूसरी को मलबे में छोड़ दिया गया। एक को वित्तीय तूफान से बचाया गया, जबकि दूसरी को जमने के लिए छोड़ दिया गया। अंतर किस्मत का नहीं था, यह भाग्य नहीं था, यह एक एकल, किफ़ायती और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वित्तीय उपकरण, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। यह सुरक्षा कवच था। बिना ढाल के धन रेत का महल है। पिछली बार जब आप समुद्र तट पर गए थे, तो उस बारे में सोचे। आपने शायद किसी बच्चे को देखा होगा, या शायद आपने खुद भी ऐसा किया होगा, घंटों बिताकर एक शानदार रेत का महल बनाया होगा। आप अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को इसमें झोंक देते हैं। आप सावधानीपूर्वक इन बनाते हैं, खाई खोदते हैं और इसे समुद्री ओर से सजाते हैं। यह बहुत गर्व और खुशी का स्रोत है। उस संक्षिप्त अवधि के लिए, यह आपका राज्य है, जो तपती धूप में आपकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। अब, समुद्र से उठती एक बड़ी लहर की कल्पना करें। कुछ ही सेकंड में, सारी मेहनत, सारी सावधानी से की गई मेहनत खत्म हो जाती है। एन बह जाती है, खाई भर जाती है, और सीपियाँ बिखर जाती है। शानदार रेत का महल रेत के एक चपटे, गीले टुकड़े में सिमट जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह आपके वित्तीय जीवन के लिए सबसे शक्तिशाली सादृश्य है। आपकी संपत्ति, आपके निवेश, आपकी बचत, वह सब कुछ जो आप अपने परिवार के भविष्य के लिए लगन से बना रहे हैं, वह रेत का महल है। आपकी व्यवस्थित निवेश योजनाएं, सीप, आपके म्यूचुअल फंड, आपकी संपत्ति में निवेश, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो, आपके बच्चे की शिक्षा निधि, यह आपके वित्तीय साम्राज्य की एन और प्राचीर है। आप इसे बनाने में सालों, दशकों तक का समय लगाते हैं। आप त्याग करते हैं, आप बचत करते हैं, आप योजना बनाते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो की जांच करते हैं। जैसे जैसे यह बढ़ता है, आपको उपलब्धि का एहसास होता है, ठीक वैसे ही जैसे रेत के महल का निर्माता अपने निर्माण को आकार लेते हुए देखता है। लेकिन लहर क्या है? लहर अप्रत्याशित त्रासदी है। यह गंभीर बीमारी है जो बिना किसी चेतावनी के हमला करती है। यह दुर्घटना है जो आपको काम करने में असमर्थ बना देती है। यह अचानक,
समय से पहले होने वाली मौत है जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। यह सिर्फ भावनात्मक सुनामी नहीं है, यह विनाशकारी अनुपात की वित्तीय सुनामी है। एक भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, दिल की सर्जरी, कैंसर का इलाज, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना एक ऐसी लहर हो सकती है जिसकी कीमत 10 रुपया लाख, 20 रुपया लाख, यहाँ तक कि 50 रुपया लाख तक हो सकती है। कमाने वाले मुख्य सदस्य की असामयिक मृत्यु अंतिम लहर है, जो सिर्फ महल को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि इसकी नींव को ही बहा ले जाती है। जब यह लहर आती है तो पैसा कहाँ से आता है? यह आपके रैत के महल से आता है। आपको अपने म्यूचुअल फंड बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अक्सर नुकसान में, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत होती है। अपनी सावधि जमा राशि तोड़ देते हैं जिस पर जुर्माना लगता है। आप अपने शेयर बेच देते हैं। सबसे खराब स्थिति में सुनीता वर्मा की तरह आपको अपना घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिन संपत्तियों पर भरोसा कर रहे थे वे वर्तमान संकट से निपटने के लिए बलिदान हो जाती है। आपकी सालों की मेहनत, आरामदायक रिटायरमेंट के आपके सपने, आपके बच्चों की उच्च शिक्षा की आपकी योजनाएं, ये सब बह जाती है। आपका वित्तीय रैत का महल, चाहे कितना भी भव्य या कितना भी सावधानी से बनाया गया हो, अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। यह अनिश्चितता के महासागर के किनारे पर बना है। यह सोचना कि लहर कभी आपके लिए नहीं आएगी, आशावाद नहीं है, यह इनकार का एक खतरनाक रूप है। तो समाधान क्या है? क्या आप रैत का महल बनाना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अपने लक्ष्यों के लिए बचत और निवेश करना जारी रखना चाहिए। समाधान है समुद्री दीवार बनाना। एक मजबूत, अभेद्य समुद्री दीवार जो आपके कीमती रेत के महल और अप्रत्याशित महासागर के बीच खड़ी हो, वह समुद्री दीवार बीमा है। खास तौर पर ये दो बुनियादी स्तंभों का संयोजन, स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस। यह आपका सुरक्षा कवच है। स्वास्थ्य की दीवार का वह हिस्सा है जिसे चिकित्सा आपात स्थितियों की लहरों को पीछे हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब कोई निदान होता है और अस्पताल आपको लाखों का बिल है, तो आपको घबराने और अपने निवेश को खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य बीमा कार्ड पेश करते हैं। बीमा कंपनी वित्तीय नुकसान उठाती है। लहर समुद्र की दीवार से टकराती है और बिखर जाती है, जिससे आपका रैत का महल अछूता रह जाता है। आपकी सीट जारी रहती है, आपके बच्चों की शिक्षा निधि सुरक्षित रहती है और आपकी सेवानिवृत्ति राशि से समझौता नहीं होता है। टर्म ये दीवार का अंतिम भाग है, जिसे सबसे बड़ी लहर का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिल्डर का खुद का नुकसान। यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य अब नहीं रहता है, तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को एक बड़ी, एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह पैसा खोई हुई आय की भरपाई करता है, जिससे परिवार सम्मान के साथ जीवन जीना जारी रख सकता है। यह घर के लोन का भुगतान करता है, बच्चों की शिक्षा को सुरक्षित करता है और उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रैत का महल सिर्फ बचा ही न रहे, बल्कि इसे बिल्डर की इच्छा के अनुसार बढ़ाया भी जा सके। इस समुद्री दीवार के बिना संपत्ति बनाना शुद्ध जुआ खेलने जैसा है। आप अपने परिवार के पूरे भविष्य को इस उम्मीद पर दांव पर लगा रहे हैं कि समुद्र हमेशा शांत रहेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन एक शांत समुद्र नहीं है। यह अप्रत्याशित है और बिना किसी चेतावनी के क्षितिज पर तूफान आ सकते हैं। सबसे इन वित्तीय दिमाग, सबसे सफल निवेशक, सभी एक बुनियादी सिद्धांत पर सहमत है। आपको पहले जो कुछ भी आपके पास है उसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे बढ़ाने की कोशिश करें। सुरक्षा वह नींव है जिस पर धन की गगनचुंबी इमारत खड़ी होती है। इसके बिना आप गगनचुंबी इमारत नहीं बना रहे हैं, आप अस्थिर जमीन पर ताश के पत्तों का घर बना रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार के लिए रैत का महल बनाना नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए समुद्री दीवार बनाना है। पर्याप्त बीमा के बिना निवेश पोर्टफोलियो या के बिना एक सुंदर, महंगी कार की तरह है।
यह प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन यह एक त्रासदी है जो होने का इंतजार कर रही है। समुद्री दीवार एक फैंसी नहीं है, यह आपके पूरे वित्तीय ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विरासत और दायित्व के बीच का अंतर है, एक ऐसे परिवार के बीच जो शोकमय है लेकिन सुरक्षित है, और एक ऐसा परिवार जो शोकमय है और निराश्रित है। भारतीय बीमा से जुड़ी बड़ी उलझन। दशकों से औसत भारतीय को बीमा के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित रूप से गुमराह किया जाता रहा है। यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी नहीं है, यह एक गहरी जड़ वाली, व्यापक उलझन है जिसकी वजह से परिवारों को उनकी वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति से हाथ धोना पड़ा है। इस उलझन की जड़ एक ही दोषपूर्ण अवधारणा में है जिसे एजेंटों और कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से हमारे सामने पेश किया, बीमा को निवेश के साथ मिलाने का विचार। आपने उन्हें देखा होगा, आपने शायद उन्हें खरीदा भी होगा। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, एओए प्लान, मनी बैंक पॉलिसी, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। वे एक आकर्षक बिक्री पिच के साथ आते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यह सच है। पिच कुछ इस तरह है, सर, 20 साल तक हर साल 50,000 रुपया का प्रीमियम भरें। अगर, भगवान न करे, इस दौरान आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को 10 रुपया लाख मिलेंगे। लेकिन अगर आप बच जाते हैं, तो चिंता न करें, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। 20 साल के अंत में, हम आपको आपका पूरा निवेश वापस कर देंगे, साथ ही एक बोनस भी। यह एक जीत वाली स्थिति है। सुरक्षा और रिटर्न, सब एक ही उत्पाद में। यह पिच एक वित्तीय जाल है। यह एक ऐसा उत्पाद खरीदने जैसा है जो दावा करता है कि यह अग्निशमक यंत्र और रेफ्रिजरेटर दोनों है। एक साथ दो काम करने की कोशिश में, यह दोनों ही काम बुरी तरह से करता है। आइए देखें कि यह इतना खतरनाक रूप से दोषपूर्ण दृष्टिकोण क्यों है। स्वर्णिम बीमा और निवेश को कभी भी मिश्रित न करें। इसे जोर से बोलें, इसे लिख लें, इसे अपने वित्तीय दिमाग पर टैटू बना लें। यह व्यक्तिगत वित्त में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बीमा और निवेश दो पूरी तरह से अलग अलग और समान रूप से महत्वपूर्ण काम है। कारण परिवार को एक भयावह वित्तीय नुकसान से बचाना है। इसका उद्देश्य जोखिम का प्रबंधन करना है। आप खुद को एक बड़ी, अज्ञात और संभावित रूप से विनाशकारी लागत, मृत्यु या बीमारी से बचाने के लिए एक छोटी, ज्ञात राशि प्रीमियम का भुगतान करते हैं। शुद्ध बीमा उत्पाद के साथ सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आपको इसका उपयोग कभी नहीं करना पड़ता। आप अपनी कार को सिर्फ अपने कार बीमा से अपने पैसे का मूल्य पाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने की उम्मीद नहीं करेंगे, है ना? प्रीमियम एक निवेश नहीं है, यह मन की शांति की लागत है। का एक उद्देश्य आपके पैसे को बढ़ाना और संपत्ति बनाना है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को मात देना और आपको अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है, जैसे कि सेवानिवृत्ति, घर खरीदना या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाना। यहीं पर आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक, पीपीएफ और रियल एस्टेट आते हैं। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, तो आपको एक उत्पाद मिलता है जो प्रदान करता है एक अपर्याप्त बीमा। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में पेश किया गया 10 लाख रुपये का जीवन बीमा किसी भी परिवार के लिए हास्यास्पद रूप से अपर्याप्त है। जैसा कि हम देखेंगे, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार को कम से कम 10 या 20 गुना अधिक बीमा की आवश्यकता होती है। चूंकि इन मिश्रित उत्पादों को रिटर्न भी देना होता है, इसलिए वे दिए गए प्रीमियम के लिए जो बीमा दे सकते हैं, वह शुद्ध बीमा उत्पाद द्वारा दी जाने वाली राशि से बहुत कम है। निवेश पर दयनीय इन पारंपरिक योजनाओं से मिलने वाला बोनस और इन रिटर्न बेहद खराब है। वे आमतौर पर प्रति वर्ष 4 से 6% की सीमा में रिटर्न देते हैं। ऐसे देश में जहां मुद्रास्फीति औसतन 6-7% है, ये उत्पाद अक्सर आपके पैसे के मूल्य को संरक्षित भी नहीं कर पाते हैं, इसे बढ़ाना तो दूर की बात है। आपका पैसा समय के साथ प्रभावी रूप से अपनी क्रय शक्ति खो रहा है। 20 साल की अवधि में एक विविध इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साधारण निवेश संभवतः भारतीय 15% या उससे अधिक रिटर्न उत्पन्न करेगा, जिससे कई गुना बड़ा कोष बनेगा। बीमा कंपनी आपका बड़ा प्रीमियम लेती है,
उसका एक छोटा हिस्सा आपको जीवन बीमा की एक छोटी राशि प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करती है, बाकी को अब ऋण साधनों में निवेश करती है और अपने भारी कमीशन और प्रशासनिक औ को काटने के बाद आपको बची हुई राशि वापस देती है। आपको एक वित्तीय समझौता बेचा गया है जो विक्रेता के हितों की सेवा करता है, खरीदार के नहीं। इसका समाधान यह है कि इन दोनों कार्यों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। सुरक्षा के लिए बीमा खरीदें, धन सृजन के लिए निवेश करें। यह तरीका न केवल अधिक कुशल है बल्कि नाटकीय रूप से अधिक प्रभावी भी है। सही अपने सुरक्षा कवच के दो स्तंभों को समझना। आपकी वित्तीय सुरक्षा दो और सिर्फ दो तरह के बीमा उत्पादों पर निर्भर करती है। आइए उन्हें सरल और बिना किसी झंझट के समझें। स्तंभ 1, टर्म इंश्योरेंस परम रक्षक। यह जीवन बीमा का सबसे शुद्ध, सरल और सबसे शक्तिशाली रूप है। इसे सबसे अधिक गलत समझा जाता है क्योंकि यह बहुत ही सुंदर और सरल है। यह काम किस प्रकार करता है? आप किसी बीमा कंपनी को एक निश्चित अवधि जैसे कि 30 वर्ष के लिए एक निश्चित वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं। बदले में कंपनी आपके नामांकित व्यक्ति को एक बड़ी, पूर्व निर्धारित राशि, बीमित राशि या कवर का भुगतान करने का वादा करती है यदि आप उस अवधि के दौरान मर जाते हैं। यदि आप अवधि के दौरान जीवित रहते हैं तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता है। बस इतना ही, मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला। हाँ, और यही इस उत्पाद की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कंपनी को आपके पैसे वापस करने की चिंता नहीं करनी पड़ती, इसलिए प्रीमियम अविश्वसनीय रूप से कम है। आप केवल अपनी मृत्यु के जोखिम के लिए भुगतान कर रहे हैं। आप किसी बड़े निवेश घटक पर निवेश, बोनस या एजेंट कमीशन के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसे अपनी कार बीमा या घर बीमा की तरह समझें। आप हर साल प्रीमियम का भुगतान करते हैं। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो आपको बड़ी रकम मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रीमियम खत्म हो जाता है। अगर आपका ऐन नहीं हुआ है तो आप कार बीमा कंपनी से साल के अंत में आपके प्रीमियम वापस पाने की उम्मीद नहीं करते हैं। टर्म इंश्योरेंस आपके जीवन के आर्थिक मूल्य के लिए जीवन बीमा है। मुझे कितने टर्म इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 5 रुपया लाख या 10 रुपया लाख का कवर लेना बंदूक की लड़ाई में रसोई के चाकू को ले जाने जैसा है। यह व्यावहारिक रूप से बेकार है। आपका कवर इतना बड़ा होना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रख सके, अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और सभी ऋणों से मुक्त हो सके। एक सरल, प्रभावी नियम यह है, आपका टर्म इंश्योरेंस कवर आपकी वर्तमान वार्षिक आय का कम से कम 15 से 20 गुना होना चाहिए। इसलिए, अगर आपकी सालाना आय 10 रुपया लाख है, तो आपको कम से कम 1 रुपये 50 पैसा करोड़ से 2 रुपया करोड़ के कवर की तलाश करनी चाहिए। अगर आप सालाना 20 रुपया लाख कमाते हैं, तो आपको 3 रुपया करोड़ से 4 रुपया करोड़ के कवर की जरूरत होगी। क्या ये बहुत बड़ी रकम लगती है? हाँ, है, लेकिन प्रीमियम आश्चर्यजनक रूप से किफ़ायती है, खासकर जब आप युवा और स्वस्थ हो। 30 वर्षीय धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति लगभग 15,000 रुपया से 20,000 रुपया के वार्षिक प्रीमियम पर 1 रुपये 50 पैसा करोड़ का टर्म कवर प्राप्त कर सकता है। यह 1,700 रुपया प्रति माह से भी कम है। यह उससे भी कम है जो आप वीकेंड डिनर या मूवी आउटिंग पर खर्च करते हैं। यह आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे अधिक प्रभाव वाला, कम लागत वाला वित्तीय निर्णय है। स्तंभ बे, स्वास्थ्य बीमा धन रक्षक। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को आपकी आय के नुकसान से बचाता है, वही स्वास्थ्य बीमा आपकी मौजूदा संपत्ति को चिकित्सा लागतों से नष्ट होने से बचाता है। आज की दुनिया में, जहां चिकित्सा मुद्रास्फीति प्रति वर्ष 15% से अधिक बढ़ रही है, एक बार अस्पताल में भर्ती होने से परिवार कई वर्षों पीछे चला जाता है। यह काम किस प्रकार करता है? आप बीमा कंपनी को सालाना प्रीमियम देते हैं। बदले में, अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, तो बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी की सीमा, बीमित राशि तक चिकित्सा व्यय का भुगतान करेगी।
यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपको इलाज के लिए अपनी बचत या अपनी संपत्ति बेचने से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रियजनों के लिए लागत की चिंता किए बिना सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सके। किसकी तलाश है? एक अच्छा फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा प्लान आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है। यह पूरे परिवार को एक ही बीमा राशि के अंतर्गत कवर करता है। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो आज के माहौल में कम से कम 10 रुपया 15 रुपया लाख की बीमा राशि वाली योजना की तलाश करें। साथ ही आजीवन नवीनीकरण, न्यूनतम उक्त सीमाएं, कमरे के किराए जैसे विशिष्ट खर्चों पर सीमाएं और अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दें। सुरक्षा के लिए शुद्ध टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदकर और फिर अंतर मिश्रित उत्पाद वाले और एओए प्लान न खरीदकर आप जो बड़ी राशि बचाते हैं को म्यूचुअल फंड जैसे बेहतर निवेश साधनों में निवेश करके आप अपने दोनों लक्ष्यों को शानदार तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कम लागत पर एक बड़ा बीमा कवर मिलता है और आप लंबे समय में धन का एक बड़ा कोष बनाते हैं। आपने अपनी समुद्री दीवार बना ली है और आपका रेत का महल एक किले में बदल रहा है। यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सरल, शक्तिशाली और एकमात्र समझदार तरीका है। एक व्यावहारिक खरीद गाइड, एक वास्तविक सुरक्षा कवच तक आपका रास्ता। बीमा की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। कंपनियों की संख्या, बारीकियां, ये सब किसी को भी निर्णय टालने के लिए काफ़ी है। लेकिन सही बीमा खरीदना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है, खासकर डिजिटल युग में। मुख्य बात यह है कि एक समझदार, जानकार खरीदार बने, न कि एजेंट जो कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहा है उसका निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने। यह मार्गदर्शिका आपको अपने परिवार के वित्तीय किले को सुरक्षित करने के व्यवहारिक कदमों से अवगत कराएगी, जिसमें 2 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया: टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। चरण 1, डिजिटल मार्ग अपनाएं, अपना स्वयं का एजेंट बने। आज टर्म और स्वास्थ्य बीमा दोनों खरीदने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन है। कई सालों तक बीमा पर एजेंटों का दबदबा रहा है, जिन्हें अक्सर ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जो उन्हें सबसे ज़्यादा कमीशन देते थे, न कि वे जो आपके लिए सबसे अच्छे थे। यह लगभग हमेशा महंगे, कम मूल्य वाले एओए और मनी बैंक प्लान होते थे। ऑनलाइन खरीदारी करने से इस पक्षपाती कर से छुटकारा मिलता है। इससे आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। 1, कम ऑनलाइन पॉलिसियाँ, खास तौर पर टर्म प्लान, अपने ऑफलाइन समकक्षों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। बीमा कंपनी एजेंट कमीशन पर बचत करती है और उसका लाभ आपको देती है। आप बिल्कुल उसी उत्पाद के लिए प्रीमियम पर 30% से 50% तक की बचत कर सकते हैं। बे पारदर्शिता और तुलना, ऑनलाइन वेबसाइट जैसे वो आदि आपको एक ही स्क्रीन पर विभिन्न कंपनियों की दर्जनों योजनाओं की विशेषताओं, प्रीमियम और प्रमुख मीट्रिक की तुलना करने की सुविधा देती है। यह आपको बिक्री पिच के बजाय डेटा के आधार पर सूचित विकल्प बनाने का अधिकार देता है। 3, नियंत्रण और अब आप घर बैठे ही अपनी सुविधानुसार रिसर्च कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप खुद ही फॉर्म भरते हैं, जिससे एजेंट द्वारा गलतियाँ या गलत बयानी की संभावना नाटकीय रूप से कम हो जाती है। चरण बे, जाने कि क्या देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दावा निपटान अनुपात CSR। जब आप ऑनलाइन योजनाओं की तुलना करेंगे तो आपको जानकारी की बाढ़ आ जाएगी। प्रीमियम अलग अलग होंगे, सुविधाएं थोड़ी अलग होंगी, लेकिन एक मीट्रिक है जो आपका प्राथमिक फिल्टर होना चाहिए, जो आपके निर्णय का मार्गदर्शन करने वाला उत्तर सितारा है: दावा निपटान अनुपात CSR। CSR क्या है? यह उन दावों का प्रतिशत है जो एक बीमा कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल दावों में से भुगतान किया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का CSR 98% है, तो इसका मतलब है कि उसने प्राप्त हर 100 दावों में से 98 का निपटान किया है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बीमा पॉलिसी सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा वादा है। CSR आपको बताता है कि कंपनी अपने वादे को निभाने में कितनी अच्छी है।
अगर कंपनी का दावों को खारिज करने और परिवारों को उस समय नरक में डालने का इतिहास रहा है जब वे सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, तो कम प्रीमियम बेकार है। आपके परिवार की मानसिक शांति दांव पर है। एक अच्छा सीएसआर क्या है? ऐसी कंपनी की तलाश करें जिसका सीएसआर लगातार उच्च हो, इन 97-98% से ऊपर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI सभी कंपनियों के आधिकारिक सीएसआर आंकड़ों के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑनलाइन इस जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं। केवल एक वर्ष पर नज़र न डालें, पिछले 3 से 5 वर्षों के सीएसआर की जांच करें। आप ऐसी कंपनी चाहते हैं जिसका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड हो। एक द्वितीयक एक अन्य उपयोगी संख्या निपटान इन कुल दावे का प्रतिशत दर्शाता है, निपटारा हो गया। यह कभी कभी इस बात को उजागर कर सकता है कि क्या कोई कंपनी उच्च मूल्य के दावों को अस्वीकार करती है। आपकी चयन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। उच्चतम और सबसे सुसंगत सीएसआर वाली 3 से 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करें। फिर उस विशिष्ट समूह से आप वह चुन सकते हैं जो आपको अपने वांछित कवर के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रीमियम प्रदान करती है। कभी भी कम प्रीमियम वाली लेकिन संदिग्ध सीएसआर वाली कंपनी का चयन न करें। यह जोखिम लेने लायक नहीं है। चरण 3 मुख्य नियम अपने आवेदन में पूरी तरह ईमानदार रहें। यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही वह जगह है जहां लोग भयावह गलतियां करते हैं। जब आप अपना बीमा आवेदन पत्र भरते हैं, तो आप एक कानूनी अनुबंध में प्रवेश कर रहे होते हैं जो इस सिद्धांत पर आधारित होता है प्रचुर विश्वास या परम वेद। इसका मतलब है कि कंपनी द्वारा मांगी गई हर जानकारी को ईमानदारी और पूरी तरह से बताना आपका कानूनी दायित्व है। दावा अस्वीकृति का सबसे बड़ा कारण तथ्यों का खुलासा न करना या गलत और ऐसा दो मूर्खतापूर्ण कारणों से करते हैं, या तो प्रीमियम पर थोड़ी सी रकम बचाने के लिए या फिर लापरवाही के कारण। ईमानदारी के कुछ अनिवार्य तत्व इस प्रकार है। आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा सब कुछ बताएं। क्या 10 साल पहले आपकी कोई छोटी सर्जरी हुई थी? इसका जिक्र करें। क्या आप रक्तचाप या मधुमेह की दवा ले रहे हैं? इसका खुलासा करें। क्या आप पहले किसी कारण से अस्पताल में भर्ती हुए हैं? इसे लिख लें। कंपनी आपको वैसे भी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहेगी। जानकारी छिपाना व्यर्थ है और इससे को आपके परिवार के दावे को अस्वीकार करने का कानूनी कारण मिल जाएगा। आपकी धूम्रपान शराब पीने की सच बोलें। अगर आप नियमित रूप से धूम्रपान या शराब पीते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा प्रीमियम चुकाना आपके परिवार के दावे को झूठ बोलने की वजह से खारिज किए जाने से कहीं बेहतर है। बीमा कंपनियां दावे के समय जांच कर सकती है और करती भी है, और वे मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है। आपका व्यवसाय और अपना पेशा और अपनी आय सही बताएं। आप जिस कवर के लिए पात्र हैं, उसकी राशि आपकी आय से जुड़ी है। अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने से आवेदन खारिज हो सकता है। मौजूदा नीतियाँ: यदि आपके पास कोई अन्य बीमा पॉलिसी है तो आपको उसकी घोषणा करनी होगी। याद रखें, बीमा कंपनी 20,000 रुपया प्रीमियम पर ₹2 करोड़ का कवर देकर आप पर बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है। बदले में वे सिर्फ सच मानते हैं। उन्हें सच बताने से यह सुनिश्चित होता है कि जब दावा करने का समय आएगा तो प्रक्रिया सुचारू और अस्वीकृति रहित होगी। पूरी ईमानदारी से खरीदी गई पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो आपके परिवार को निराश नहीं करेगी। चरण 4: बारीक अक्षरों को पढ़ें या कम से कम महत्वपूर्ण भागों को। यद्यपि आपको वकील होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पॉलिसी दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले उसके कुछ प्रमुख पहलुओं को समझ लेना समझदारी होगी। टर्म इंश्योरेंस के लिए ईओ पर नज़र डालें। ज़्यादातर पॉलिसियां पहले साल के भीतर आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को कवर नहीं करेगी। दावा करने की प्रक्रिया को समझें। सुनिश्चित करें कि नामांकित व्यक्ति का विवरण सही है। स्वास्थ्य बीमा के लिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा अवधि: तौर पर सभी बीमारियों के लिए 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि होती है, पहले से मौजूद बीमारियों जैसे मधुमेह के लिए 2 से 4 साल की प्रतीक्षा अवधि होती है,
और विशिष्ट बीमारियों जैसे मोतियाबिंद सर्जरी या घुटने के प्रतिस्थापन के लिए 1 साल की प्रतीक्षा अवधि होती है। इसके अलावा जांच करें कि क्या आपको पहले से मौजूद बीमारियों जैसे मधुमेह के लिए 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि है और पहले से मौजूद बीमारियों जैसे मोतियाबिंद सर्जरी या घुटने के प्रतिस्थापन के लिए 1 साल की प्रतीक्षा अवधि होती है। के किराए या विशिष्ट उपचार जैसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च न करें और न्यूनतम या बिना किसी उक्त सीमा वाली योजना चुनने का प्रयास करें। नेटवर्क आप कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। अपना सुरक्षा कवच खरीदना एक गंभीर जिम्मेदारी है। ऑनलाइन जाकर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को प्राथमिकता देकर अपने आवेदन में पूरी ईमानदारी बरतकर और अपनी पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं को समझकर आप सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, आप वित्तीय इस्पात की एक ढाल बना रहे हैं जो आपके प्रियजनों को जीवन में आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों से बचाएगी। यह आपका कर्तव्य है। चलिए वित्तीय शब्दावली, प्रतिशत और नीतिगत प्रावधानों को एक पल के लिए अलग रख देते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम वास्तव में इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। चलिए प्यार के बारे में बात करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं हर एक दिन, वह आपके परिवार के लिए प्यार का कार्य है। आप दफ्तर में जो लंबे घंटे लगाते हैं, जो तनाव आप सहते हैं, जो त्याग आप करते हैं, ये सब इसलिए है ताकि आप उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। आप उनके सिर पर सुरक्षित छत, उनकी मेज़ पर अच्छा खाना और अपने बच्चों को सर्वोत्तम संभव स्कूलों में भेजने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां वे खुश, सफल हो और उन्हें किसी चीज़ की कमी न हो। यह आपके जीवन का मिशन है। यह आपका पवित्र कर्तव्य। लेकिन क्या होगा अगर बिना किसी गलती के आप उस मिशन को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं हैं? उन सभी सपनों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? असामयिक मृत्यु एक अकल्पनीय भावनात्मक त्रासदी है। इससे जो इन पैदा होती है उसे कभी नहीं भरा जा सकता। आपका परिवार शोक मनाएगा। उन्हें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन, आपकी हंसी, आपका प्यार हर एक दिन याद आएगा। यह एक ऐसा दर्द है जिसके साथ उन्हें जीना सीखना होगा, लेकिन उन्हें भावनात्मक तबाही के साथ साथ वित्तीय त्रासदी का भी सामना नहीं करना चाहिए। उन्हें आपके नुकसान का शोक मनाते हुए होम लोन की ईएमआई के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे को डॉक्टर बनने का अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं हैं। आपके जीवनसाथी को कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी चाहिए या अपने परिवार के सदस्यों के दान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा होने देना अपने जीवन के कार्य को अधूरा छोड़ने के समान है। पर्याप्त बीमा खरीदना कोई वित्तीय लेन देन नहीं है, यह प्रेम का चरम कार्य है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यह आप ही है जो भविष्य की ओर देखते हैं और अपने प्रियजनों से कहते हैं, भले ही मैं आपका हाथ थामने के लिए मौजूद न रहूं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सुरक्षित रहें। भले ही मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद न रहूं, मेरा प्यार ऐसा करना जारी रखेगा। आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी मेरे जीवन के साथ समाप्त नहीं होती है। यह आपके द्वारा उनसे किया गया अंतिम वादा है। वादा कि उनका जीवन गरिमा और सुरक्षा के साथ चलता रहेगा। वादा कि उनके लिए आपके सपने आपके साथ नहीं मरेंगे। इसे टालने के लिए 100 कारण होंगे। मैं इसे अगले महीने करूँगा। इस समय प्रीमियम एक अनावश्यक खर्च है। मुझे पहले उस नए स्टॉक में निवेश करना होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। यह टालमटोल और इनकार की है। यह आपके परिवार की सुरक्षा के दुश्मन है। आपकी जिम्मेदारी, आपका गंभीर कर्तव्य उन्हों को शांत करना और कार्य करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आपकी प्रेम कहानी वित्तीय कठिनाई और उन लोगों के लिए टूटे सपनों के अध्याय के साथ समाप्त न हो जिन्हें आप पीछे छोड़ गए हैं। यह एक ऐसी मजबूत ढाल बनाना है जो आपके जाने के बाद भी उनकी रक्षा करे। यह मृत्यु के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि जीवन जारी रहे। यह आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है, क्योंकि यह वह है जो अन्य सभी की रक्षा करता है। यह आपके प्यार की विरासत है।
तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त हो। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही हो। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। ऐसे ही और उड़िया बुक के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलें। नमस्ते। तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए सोच के साथ।